नमस्कार दोस्तों, मैं धनंजय कुमार आपके अपने इस यूट्यूब चैनल CGG KV DK में सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी जानते हो दोस्तों, हमारे उच्च शिक्षा विभाग भर्ती 2023 इसी वर्ष बहुत सारी वैकेंसियाँ निकली हुई है। टोटल 880 वैकेंसियाँ, जिसमें मैं आप लोगों को कहा था, आप लोग का मैं MCQ लाऊंगा करके बोला था। तो प्रयोगशाला परिचारिका जो 430 पोस्ट से भी अधिक वैकेंसी निकली है, उसका आज मैं मेरे कहे के मुताबिक आप लोगों के लिए मैं MCQ लेकर आया हूं। तो डेली ये आप लोग के लिए लाऊंगा दोस्तों। मैं आज आप लोग का पार्ट 1 रहेगा। टोटल जब तक एग्ज़ाम न हो जाए तब तक मैं आप लोग के लिए MCQ लाता रहूँगा और छत्तीसगढ़ से अलग लाऊँगा दोस्तों। छत्तीसगढ़ के लिए लाऊँगा तो जो आप लोग के लिए प्रयोगशाला परिचारक में भी काम आएगा और चपरासी भृत्य सब में काम आएगा। तो आज मैं केवल साइंस को लेकर आया हूँ, पार्ट 1 लेकर के। डेली मैं पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 करके आगामी वीडियो लाता रहूँगा। लेकिन यदि वीडियो में नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जैसे मैं आप लोग के अपलोड करूँ वीडियो तो आप लोग के पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए दोस्तों। क्लियर है? चलो, तो समय को ध्यान में रखते हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज का सेशन प्रारंभ करते हैं। तो आज उन सभी स्टूडेंट के लिए जो कि प्रयोगशाला परिचारक में फॉर्म अप्लाई किए हैं। चलो दोस्तों, तो समय को ध्यान में रखते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो मैं थोड़ा कुछ सारगर्भित बातें बताऊंगा, पढ़ाऊंगा दोस्तों, उसके बाद MCQ कराऊंगा। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले देखिए, हमारे उच्च शिक्षा विभाग भर्ती जो प्रयोगशाला परिचारक के लिए जो होने वाली है, उसी के लिए देखो, सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोग के लिए हमारा सामान्य विज्ञान जो है आप लोगों का 60 नंबर का आएगा। तो जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों शामिल है। तो पहले मैं भौतिक के अंतर्गत आप लोग के लिए कुछ MCQ कराऊंगा, फिर रसायन के लिए, फिर आप लोग के लिए बायोलॉजी अर्थात जीव विज्ञान से संबंधित MCQ कराऊंगा। सबसे पहले मैं कुछ बातें बता देता हूं आप लोगों को। क्या बता देता हूं? आप लोग के भौतिक के अंतर्गत जो कि पहला चैप्टर आप लोग का अध्याय भौतिक में दिया है। उसके बाद देखेंगे हम लोग रसायन के बारे में, पहला चैप्टर के बारे में, अणु परमाणु के बारे में। फिर आप लोग को बायोलॉजी के बारे में देखेंगे, पहले कोशिका के बारे में और ऊतक के बारे में। ठीक है, तो जो पहला चैप्टर है आज कराता हूँ। ऐसे सभी चैप्टर को पूरा मैं आप लोग के MCQ और समझाते समझाते पूरा सिलेबस कवर कर दूंगा दोस्तों। क्लियर है? चलो, तो देखो, सबसे पहले देखते हैं हम लोग मात्रक तथा, कहना चाहिए आप लोग का, ठीक है, तो मात्रक तथा आप लोगों का मापन। हम भौतिक के अंतर्गत आप लोगों का क्या देखेंगे? मात्रक तथा मापन से संबंधित क्वेश्चन सबसे पहले पूछा जाता है। देखो दोस्तों, इसमें क्या पूछा जाता है, इससे कहना चाहिए आप लोग का। देखो, सबसे पहले अदिश राशियाँ, सदिश राशियाँ। ठीक है, अदिश राशि के बाद व्युत्पन्न राशियाँ, भौतिक राशियाँ सभी को पूछा जाता है। तो सबसे पहले समझना दोस्तों हमारा अदिश राशियाँ और सदिश राशियाँ के बारे में। तो अदिश राशियाँ किसे कहते हैं और सदिश राशियाँ किसे कहते हैं? तो वे सभी भौतिक राशियाँ जिसमें परिमाण और दिशा दोनों आता है, जिसमें परिमाण भी रहे और दिशा भी रहे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सदिश राशि कहते हैं। और ऐसी राशियाँ जिसमें केवल आप लोग का परिमाण रहे लेकिन दिशा नहीं रहे, उसका आप लोग का अदिश राशि कहते हैं। तो अदिश राशि और सदिश राशि को ऐसे ट्रिक से बता रहा हूँ दोस्तों, किसी यूट्यूब में भी मिल जाएगा, लेकिन किसी जो चीज़ मैं बताऊँगा वो सब यूट्यूब में नहीं मिलने वाली। ठीक है, मैं अलग से ट्रिक बनाया हूँ। अदिश तो मिल जाएगा, लेकिन सदिश वाला जो बनाया हूँ कहीं भी कभी भी ऐसा ट्रिक नहीं मिलेगा। मैं ट्रिकी के माध्यम से आप लोग को समझाते चलूँगा। क्लियर है? तो देखो, तो अदिश राशि के ट्रिक देखेंगे, सदिश राशि के ट्रिक देखेंगे। जो हमारे एग्जाम में कहीं से भी सदिश राशि और अदिश राशि आए, पूरा बन जाएगा दोस्तों। क्लियर है? तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग अदिश राशियाँ के बारे में ट्रिक देखते हैं। इसके बारे में अदिश राशियाँ, ठीक है दोस्तों। अदिश राशियाँ के बारे में ट्रिक है आप लोग का, उस आर्द्रता को चाबी दो। उस आर्द्रता को चाबी दो। उस आर्द्रता को चाबी दो। देखो, उस आर्द्रता को चाबी दो। तो ऊ से हो जाएगा दोस्तों ऊर्जा, स से हो जाएगा समय, आ से हो जाएगा आयतन, द्र से हो जाएगा द्रव्यमान, ता से हो जाएगा तापमान, को से हो जाएगा कार्य, और चाबी में चा से हो जाएगा चाल, और बी से हो जाएगा विद्युत धारा। विद्युत धारा एक अदिश राशि है दोस्तों, जिसमें केवल दिशा होती है, परिमाण नहीं होता। क्लियर है? दो से तात्पर्य होता है दाब, दबाव को ही दाब कहते हैं। तो दबाव याद रखना। क्लियर है? इसके साथ साथ और अदिश राशियाँ क्या क्या है देखो तो। अदिश राशियाँ में दूरी, आवेश, चाल, शक्ति, विभव, आवृत्ति। ठीक है दोस्तों, ये सभी आप लोगों का क्या है? अदिश राशियाँ हैं। तो इससे ज़्यादा जिंदगी में भी कभी भी आप लोग को बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा अदिश राशि से संबंधित कुछ पूछा जाएगा। इससे ज़्यादा अदिश राशि आएगा नहीं। ठीक है, ऊर्जा, समय, आयतन, द्रव्यमान, तापमान, कार्य, चाल और विद्युत धारा, दाब, और आप लोग का देखा जाए इधर दूरी, आवेश, शक्ति, विद्युत और आवृत्ति, सभी आप लोग का क्या है? अदिश राशि है। क्लियर है?
अब जब भी आप लोग का कोई भी MCQ आएगा तो आप लोग बना लेना उसको। अब देखते हैं सदिश राशि के बारे में। सदिश राशि के बारे में देखो दोस्तों, सदिश राशियाँ किसे कहते हैं? ऐसे वे भौतिक राशियाँ जिनमें परिमाण और दिशा दोनों होता है, क्या कहलाता है? सदिश राशियाँ कहलाती हैं। तो देखो इसका ट्रिक है आप लोग का VVT बल चुंबक, VVT बल चुंबक। चलो देखो, तो V से याद रखना विस्थापन, फिर दूसरा V से याद रखना वेग, और वेग से संबंधित कुछ भी आ जाए जैसे कि आवेग, संवेग, कोणीय वेग, वेग से संबंधित कुछ भी है वो सभी क्या कहलाता है आप लोग का? सदिश में आता है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद T से याद रखना त्वरण, बल से बल आघूर्ण, चुंबक से चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, चुंबकीय आघूर्ण, सभी आप लोग का क्या कहलाता है? सदिश राशि के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? सदिश राशि के अंतर्गत आता है। क्लियर है दोस्तों? याद रखना। तो इस प्रकार से अदिश राशि और सदिश राशि में कुछ भी आप लोगों का क्या आए ऑब्जेक्टिव या चाहे MCQ एग्जाम में, तो आप लोग बना लेना दोस्तों। ठीक है, चलो अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दोस्तों आप लोग का। इसमें याद रखना आप लोग अब देखो, इसमें कुछ चीज़ बता रहा हूँ मैं। ठीक है, जो हमारी भौतिक राशियाँ हैं उसको मापने के लिए आप लोग को विभिन्न प्रकार के राशियाँ हैं जिसके इकाई होता है, मात्रक होता है, उसको सबसे समझते हैं। सबसे पहले समझना, भौतिक राशियों को मापने के लिए निम्न प्रणालियों का प्रयोग किया जाता है या लाया जाती है। ठीक है, भौतिक राशि को मापने के लिए विभिन्न पद्धतियाँ, विभिन्न सिस्टम लाया जाता है। वो क्या क्या सिस्टम है देखो। सबसे पहले याद रखना दोस्तों MKS याद रखना, मीटर किलोग्राम सेकंड। दूसरा CGS पद्धति, तीसरा APS सिस्टम है ना, आप लोग का APS मतलब फुट पाउंड सेकेंड। क्लियर है? तो इस प्रकार से आप लोग का 3 पद्धति है, MKS पद्धति, CGS पद्धति और आप लोग का APS पद्धति। इसी से मापा जाता है विभिन्न प्रकार के भौतिक राशियों को। एक और आता है आप लोग का SI पद्धति, जो कि इंटरनेशनल आप लोग का सिस्टम है, उसको भी बताता हूँ। ठीक है, एक और आता है SI प्रणाली, SI पद्धति। तो जिसमें का सबसे पहले देखा जाए तो जो मीटर किलोग्राम सेकंड है MKS पद्धति, तो लंबाई, तो इसमें लंबाई, द्रव्यमान, हमेशा लंबाई, द्रव्यमान और समय जब भी मापेंगे हम लोग, तो लंबाई को मापेंगे या द्रव्यमान को मापेंगे या समय को। लंबाई, द्रव्यमान, समय, यही बेस है दोस्तों। कहीं भी मापना हो तो लंबाई, द्रव्यमान, समय, लंबाई, द्रव्यमान, समय, यही को बेस मानेंगे। तो देखा जाए तो MKS पद्धति में आप लोग का लंबाई का मात्रक क्या है? तो लंबाई का मात्रक आप लोग का मीटर। क्या दोस्तों? मीटर, क्योंकि मीटर आ रहा है पहला। अगर पूछा जाएगा आप लोग का कि द्रव्यमान का मात्रक क्या है, तो द्रव्यमान में क्या हो जाएगा आप लोग? किलोग्राम। अगर मापा जाए सेकंड, क्या है? सेकंड किसका पद्धति है? तो समय का। तो समय का क्या है आप लोग का? समय का मात्रक आप लोग का सेकंड। ठीक है, MKS पद्धति में लंबाई का मात्रक क्या है आप लोग का? मीटर है। द्रव्यमान का मात्रक है आप लोग का किलोग्राम, और आपका समय का मात्रक है सेकंड। क्लियर है दोस्तों? इतना याद रहेगा। अगर देखा जाए, क्या देखा जाए, देखो CGS पद्धति में क्या कहते हैं? C से होता है सेंटीमीटर, G से होता है ग्राम, S से होता है सेकंड, है ना, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। तो लंबाई का मात्रक क्या होगा? सेंटीमीटर होगा। द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा आप लोग का? ग्राम होगा। ठीक है, तो ग्राम नहीं मतलब कहना चाहिए सेकंड होगा, इसका पाउंड। देखो ये क्या हो जाएगा? पाउंड बोलता हूँ। CGS पद्धति में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर। ठीक है, और आप लोग देखा जाए तो ग्राम, जो द्रव्यमान का मात्रक ग्राम, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम, और समय का देखा जाए तो समय का सेकंड ही होगा। चाहे वो MKS पद्धति हो, चाहे CGS पद्धति हो, चाहे आप लोगों का APS पद्धति हो, सभी में जो सेकंड का मात्रक है आप लोग का, समय का जो मात्रक है क्या होगा? सेकंड ही होगा। समय का मात्रक सेकंड ही होगा तीनों में, MKS पद्धति, CGS पद्धति और आप लोग का APS पद्धति, तीनों में समय का मात्रक सेकंड ही होगा दोस्तों। क्लियर? क्योंकि समय को सेकंड से ही मापेंगे। क्लियर है? तो APS पद्धति बताए। APS पद्धति का फुल फॉर्म है F से फुट, P से पाउंड और S से सेकंड, फुट पाउंड सेकंड, जिसमें लंबाई को हम लोग फुट से मापते हैं, द्रव्यमान को पाउंड से मापते हैं और समय को सेकंड बताया हूँ मैं अभी। क्लियर है? इस प्रकार 3 पद्धति हो गया। और एक पद्धति याद रखना, यही आगे बढ़ करके आप लोग का एक इंटरनेशनल पद्धति बना है SI प्रणाली, अर्थात SI सिस्टम। ठीक है, इस प्रणाली में 7 मूल मात्रक होते हैं दोस्तों, 7 मूल मात्रक होते हैं। SI पद्धति के मुख्य रूप से प्रमुख 7 मूल मात्रक और 2 उप मात्रक होते हैं। ठीक है, 2 आप लोग का, ठीक याद रखना। चलो, 2 पूरक मात्रक होता है, 2 पूरक मात्रक होता है और 2 मतलब बाकी 7 आप लोग का मूल मात्रक। तो इस प्रणाली में 7 मूल मात्रक और 2 पूरक मात्रक है।
ठीक है। 7 आप लोग का क्या हो जाएगा, मूल मात्रक तथा 2 पूरक मात्रक। तो 7 क्या क्या है देखो, तो 7 आप लोग को बता दिया, ठीक है। एक राशि होती है लंबाई को किससे मापा जाता है, मीटर से, इसका संकेत एम है। द्रव्यमान से किससे मापा जाता है, द्रव्यमान को किलोग्राम से मापा जाता है, इसका संकेत केजी है। समय को सेकंड से मापा जाता है, इसका आप लोग का प्रतीक जो संकेत है एस है। ताप को किससे मापा जाता है, केल्विन से मापा जाता है, और केल्विन का संकेत क्या होता है, के होता है। आप लोग का देखा विद्युत धारा किससे मापा जाता है, एम्पियर। इसकी आप लोग का देखा जाए तो ए उसका क्या है, संकेत है। उसी प्रकार देखा जाए ज्योति तीव्रता का किससे मापा जाता है, कैंडेला से, इसका सी है। इसके बाद देखा जाए पदार्थ की मात्रा किससे मापा जाता है, मोल से मापा जाता है, इसका एम है संकेत। इस प्रकार से दोस्तों याद रखना है ना। 2 और पूरक याद रखना, 2 पूरक याद रखना, एक समतल कोण और एक घन कोण। समतल कोण को हम लोग रेडियन से मापते हैं, रेडियन आर, ठीक है, और घन कोण को स्टेरेडियन आर डी, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से आप लोग का पूरा क्या हो जाता है, यह हमारा भौतिक राशि का मापन है कुछ। अब हम लोग देखते हैं इसके एमसीक्यू करते हैं, ठीक है दोस्तों। देखो तो भौतिक राशि बता दिया मैं। देखो ये जो भौतिक राशियाँ हैं इसका एसआई मात्रक विभिन्न है, या देखना बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन, ठीक है, न्यूटन प्रति केजी मीटर याद रखें, ठीक है, न्यूटन या केजी मीटर प्रति सेकेंड। देखो बल का मात्रक पूछेगा, बल का मात्रक हम सभी जानते हैं एसआई पद्धति में न्यूटन होता है। क्या होता है, न्यूटन। बल का क्या होता है, न्यूटन। लेकिन आप लोग इसमें पूछेगा तो कीजिए केजी मीटर प्रति सेकंड, इसके लिखेगा केजी मतलब किलोग्राम आप लोग का मीटर, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आप लोग का एसआई में भी ये भी हो सकता है। तो ऑप्शन में दोनों दे सकते हैं, न्यूटन को भी दे सकता है और किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को भी दे सकता है। तो दोनों सही है दोस्तों। कार्य अर्थात जूल को पूछा जाता है। हम सभी जानते हैं कार्य के मात्रक आप लोग का जूल होता है सही पद्धति में। क्या होता है, जूल। कार्य का मात्रक होता है जूल, है ना। लेकिन ऊर्जा का भी होता है जूल, लेकिन इसमें जूल प्रति वाट घंटा भी होता है, इसको भी जानना है, ठीक। कार्य ऊर्जा का। शक्ति का पूछा था, शक्ति का हम जानते हैं दोस्तों वाट होता है, वाट। शक्ति का क्या होता है, वाट होता है। शक्ति का सही पद्धति में मात्रक होता है वाट। लेकिन आप लोग को इसमें पूछ देगा जूल प्रति सेकंड भी होता है, याद रखना। जूल प्रति सेकंड किसका, आप लोग का शक्ति का। बार बार बता रहा हूँ, शक्ति को पूछ देगा इसका सही पद्धति करके। तो शक्ति का याद रखना दोस्तों आप लोग का जूल प्रति सेकेंड भी होता है आप लोग का, जूल प्रति सेकेंड। क्लियर है, किसका, शक्ति का, याद रखना। इसके बाद देखा जाए त्वरण हम सभी जानते हैं मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। उसके बाद दाब देखना, दाब का होता है पास्कल हम सभी जानते हैं। दाब का आप लोग का मात्रक पास्कल होता है, जिसका न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। अगर स्क्वायर वाले में देखें तो ऊष्मा का हम सभी जानते हैं जूल होता है, ऊष्मा को हम लोग जूल से मापते हैं। विभवांतर को सभी जानते हैं, विभवांतर, ठीक है, विभवांतर बोले चाहे विभव बोले, ठीक है। तो इसको हमेशा जूल कुलाम या वोल्ट में आता है ना, जूल प्रति कुलाम या तो वोल्ट। आपको पूछा जाएगा विभवांतर की मात्रक, तो जूल प्रति कुलाम याद रखना, जूल प्रति कुलाम। अगर विभवांतर हम सभी जानते हैं वोल्ट, ये तो इजी, सबको इजी लगता है, तो याद रखना वोल्ट तो इसका है ही। लेकिन इसमें पूछेगा जूल प्रति कुलाम में, प्रति सेकंड, प्रति ये सब में, वर्ग में, ये सब में पूछेगा ना, तो इस प्रकार से पूछेगा। आप लोग इसे कॉपी में लिखते चलना दोस्तों, कॉपी को प्रॉपर नोट्स बनाते चलना, तभी समझ में आएगा। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, मैं बता रहा हूँ बार बार आप लोगों को। देखते हैं प्रतिरोधकता को किससे मापते हैं। तो प्रतिरोधकता को ओम मीटर से मापते हैं, ओम मीटर याद रखना, ओम मीटर। प्रतिरोधकता को ओम मीटर, और प्रतिरोध को, प्रतिरोध बोलेगा तो ओम, और प्रतिरोधकता बोलेगा तो ओम मीटर, ठीक है। ऊष्मा चालकता तो याद रखना वाट प्रति मीटर केल्विन होता है। वाट प्रति, इसको पूछ सकता है वाट प्रति मीटर केल्विन किसको मापा जाता है, वाट प्रति मीटर केल्विन से किसको मापा जाता है, तो याद रखना ऊष्मा चालकता को मापा जाता है। अगर पूछा जाएगा प्रतिबल, हम सभी जानते हैं प्रतिबल को न्यूटन मीटर स्क्वायर से मापा जाता है, प्रतिबल को न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर से मापा जाता है। इसके बाद देखा जाए बल स्थिरांक को न्यूटन प्रति मीटर। क्लियर है दोस्तों। अगर देखा जाए तो हम लोग का ये सभी इम्पोर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए भौतिक के अंतर्गत। और इसे खोजकर्ता पूछा जाता है, कौन कौन से आप लोग का क्या क्या कहाँ कहाँ खोजा गया है,
पहली सारगर्भित बातें देख लें दोस्तों, उसका MCQ लाता हूँ ना, लाऊंगा मैं, वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा MCQ जो एग्जाम में पूछा जाएगा आप लोगों के लिए। इसके बाद देखा जाए आप लोग का, तो देखो विभिन्न प्रकार के मापक यंत्र देखते हैं और इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है उसका देखते हैं, अनुप्रयोग। तो देखो सबसे पहले हम जानते हैं अमीटर, ठीक है, अमीटर। तो अमीटर को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है ना, अमीटर का प्रयोग कौन सी मतलब मापने के लिए अनुप्रयोग में लाते हैं, देखो तो याद रखना विद्युत धारा, ठीक है दोस्तों, क्या याद रखना है आप लोग को, विद्युत धारा को एम्पियर में मापने के लिए आप लोगों का अमीटर का प्रयोग करते हैं। इसका विद्युत धारा को, विद्युत धारा जो बहती है ना तार में, चालक में, है ना, तो जो विद्युत धारा को एम्पियर में मापने हेतु, एम्पियर में मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, अमीटर। विद्युत धारा को, बार बार बोल रहा हूँ, विद्युत धारा को मापने के लिए एम्पियर में मापने के लिए विद्युत धारा को। दूसरा देखना अल्टीमीटर, ये होता है अमीटर, ये होता है अल्टीमीटर। अल्टीमीटर को किससे मापा जाता है करके पूछा जाता है, तो अल्टीमीटर क्या रखना, विमानों की ऊंचाई। अल्टीमीटर दोस्तों देखा जाए तो हमारा विमान जो है, चलती है विमान, हवाई जहाज हो चाहे आप लोग किसी प्रकार का जहाज हो, एरोप्लेन, तो इसको विमानों की ऊंचाई मापने के लिए अल्टीमीटर का प्रयोग करते हैं। अल्टीमीटर, अल्टीमीटर विमानों की ऊंचाई मापने के लिए, क्लियर है। तीसरी बात देखो ऑडियोमीटर, तो ऑडियो शब्द ध्वनि शब्द आया, समझ जाना, ऑडियो मतलब ध्वनि, तो ध्वनि की तीव्रता, ध्वनि को मापने के लिए नहीं, ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए हम लोग ऑडियोमीटर के प्रयोग करते हैं, ऑडियोमीटर। इसके बाद देखा जाए तो अगला है आप लोग का एनीमोमीटर। एनीमोमीटर वायु की गति तथा दिशा, वायु की गति को पहले मापते हैं और वायु कौन सी दिशा में जा रही है, प्रवाहित हो रही है, उसको मापते हैं, इससे एनीमोमीटर। याद रखना दोस्तों, एनीमोमीटर बहुत इंपॉर्टेंट है। एनीमोमीटर, एनीमोमीटर आप लोग का वायु की गति तथा उसकी दिशा को मापने के लिए। इसके बाद देखा जाए तो आप लोग का एक टीनोमीटर, यह है एनीमोमीटर जो कि वायु की गति तथा दिशा को मापते हैं। लेकिन एक टी मतलब एक्टिव याद रखना, एक टीनोमीटर में हमारा जो सूर्य के जो किरण है, सूर्य के जो किरण है जो उसकी तीव्रता होता है, तो उसको निर्धारण करने के लिए आप लोग का एक टीनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है, टीनोमीटर याद रखना, सूर्य किरणों की तीव्रता निर्धारण करने के लिए। लास्ट बैरोमीटर तो सब जानते हो, बैरोमीटर का प्रयोग हमारा वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किया जाता है। बैरोमीटर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। बैरोमीटर तो पूछा है, कई बार एग्जाम में पूछा है, बैरोमीटर। बैरोमीटर याद रखना दोस्तों आप लोगों का, ठीक है, वायुमंडलीय दाब मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। बात आती है फैदोमीटर की। फैदोमीटर, तो फैदोमीटर तात्पर्य समुद्र की गहराई, ठीक है, सोनार का ही प्रयोग करते हैं एक किसी भी चीज़ को जानने के लिए। एक फैदोमीटर याद रखना, फैदोमीटर का प्रयोग हम लोग समुद्र की गहराई कितनी है, तो समुद्र गहराई मापने के लिए हम लोग प्रयोग में लाते हैं, इसका फैदोमीटर का हो गया। और देखते हैं इस चीज़ एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है। एग्जाम में और पूछा जा सकता है दोस्तों आप लोग को क्लोरोमीटर, देखो है ना, क्लोरोमीटर याद रखना, क्लोरोमीटर। तो क्लोरोमीटर याद रखना दोस्तों आप लोगों का, पदार्थ द्वारा अवशोषित किए जाने वाले रंग, किसी भी पदार्थ है जब किसी रंग को अवशोषित करता है उसको मापने के लिए क्लोरोमीटर, क्लोरो नहीं क्लोरोमीटर, ठीक है, क्लोरोमीटर याद रखना, क्लोरोमीटर, ठीक है। अब देखा जाएगा ग्रेवीमीटर। ग्रेवी पीते हो ना, ग्रेवी मतलब किसी भी सब्जी उब्जी के, चाहे चिकन खाते हो, मटन खाते हो, ठीक है, राक्षस टाइप, तो याद रखना आप लोग जैसे ग्रेवी बना के खाते हो तो पानी है ना, तरल पदार्थ टाइप, तो याद रखना ग्रेवीमीटर से किसका अनुप्रयोग करते हैं कि किस चीज़ को मापने के लिए, तो ग्रेवीमीटर में पानी के अंदर तेल के पता लगाते हैं, ठीक है, तेल वेल सबको, मसाला को एक साथ एक करके ग्रेवी बनाते हो ना, तो पानी के अंदर तेल को पता लगाने के लिए, तेल का पता लगाने के लिए क्या करते हैं आप लोगों का ग्रेवीमीटर का प्रयोग करते हैं। इसके बाद देखते हैं हाइड्रोमीटर। हाइड्रो शब्द सब समझते हैं, हाइड्रा शब्द सुनते हैं तो पानी से आने लगते हैं लोग, लेकिन ऐसे नहीं है इसमें, ठीक है। हाइड्रो शब्द याद रखना, हाइड्रोमीटर द्रवों का अपेक्षित घनत्व, जो भी द्रव को इसमें अपेक्षित उपस्थित जो रहेगा, जो भी घनत्व रहेगा, उसी का प्रयोग, उसी का अनुप्रयोग के लिए हम लोग हाइड्रोमीटर का प्रयोग करते हैं मापने के लिए, ठीक है, हाइड्रोमीटर। अब देखो काइमोग्राफ। काइमोग्राफ, काइमोग्राफ याद रखना, हृदय है ना, हमारे हृदय और जो फेफड़ा है, हृदय और फेफड़ा के गति का स्कंदन का ग्राफ उसके अंकित करने के लिए किया जाता है। स्कंदन की ग्राफ को अंकित करने के लिए, जैसे सा होता है ना, उसे अंकित करना रहता है, तो किसका प्रयोग किया जाता है, काइमोग्राफ का। क्लियर है दोस्तों, काइमोग्राफ याद रखना। इसके बाद देखो तो हाइग्रोमीटर।
हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर आप लोगों का वायुमंडलीय आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है। हाइग्रोमीटर का प्रयोग किसका किया जाता है? आप लोगों का वायुमंडलीय आर्द्रता को। और आप लोग का पीछे क्या बता दिया देखो तो, मैं बैरोमीटर बताया था। बैरोमीटर में आप लोग का वायुमंडलीय दाब मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, जबकि आप लोग का पूछा जाए एग्जाम में हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है तो वायुमंडलीय की आर्द्रता किसमें है कि कितना है उसको मापने के लिए हाइग्रोमीटर किया जाता है। आर्द्रता, द्र याद रखना, इसमें ग्र इसमें द्र, वायुमंडलीय आर्द्रता। ठीक है। अब देखो लक्स मीटर, ये लक्स मीटर इंपॉर्टेंट है दोस्तों। प्रकाश की तीव्रता कि कितना प्रकाश आ रहे हैं, कितना उसमें हमें धूप लगती है, कितना कम लगती है, तो प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए, स्पीड को उसका देखने के लिए हमारा लक्स मीटर की प्रयोग किया जाता है, लक्स मीटर। अगर बात करते हैं लैक्टोमीटर, तो लैक्टोमीटर का प्रयोग हम लोग दूध की शुद्धता मापने के लिए क्या करते हैं कि इसमें कितना पानी मिला है, कितना नहीं मिला है। ठीक है। तो लैक्टोमीटर याद रखना, लैक्टो मतलब शब्द समझना आप लोग दूध शब्द से, है ना। जब भी लैक्टो की बात आएगी तो दूध शब्द याद रखना, दूध की शुद्धता, लैक्टोमीटर। मैनोमीटर, मैनोमीटर याद रखना, मैनोमीटर हमारा जिसमें किसी प्रकार के वस्तु में गैसों का जो दाब होता है, तो गैसों के दाब को हम लोग मापने के लिए आप लोग का मैनोमीटर का प्रयोग करते हैं, मैनोमीटर। क्लियर है दोस्तों। चलो अब देखते हैं पॉलीग्राफ। जब कोई इंसान झूठ बोलता है तो पॉलीग्राफ यंत्र का प्रयोग किया जाता है। पॉलीग्राफ, झूठ बोलने तो झूठ का पता लगाने के लिए पॉलीग्राफ। ठीक है। और फोनोमीटर देखो तो, फोनोमीटर आप लोग का ध्वनि तीव्रता पता लगाने के लिए, ध्वनि तीव्रता फोनोमीटर, फोनोमीटर ध्वनि तीव्रता। इसके बाद आते हैं दोस्तों आप लोग का सिस्मोग्राफ। इसमें आते हैं आप लोग का सिस्मोग्राफ। देखो सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ भूकंपीय तीव्रता, किसी प्रकार का भूकंप आने वाला है नहीं आने वाला है उसको पता लगाने के लिए आप लोग हम लोग सिस्मोग्राफ का पता लगाते हैं, भूकंप को पता लगाने के लिए। ठीक। अब देखो टैकोमीटर, लास्ट देख लेते हैं टैकोमीटर। क्लियर है दोस्तों। टैको, तो टैकोमीटर से वायुमंडलीय की गति, देखो टैकोमीटर बोलेगा तो वायुमंडल की गति। ठीक है। टैकोमीटर, टैकोमीटर बोलेगा तो वायुमंडल की गति, टैकोमीटर वायुमंडल की गति। लेकिन आप लोग का हाइग्रोमीटर वायुमंडल की आर्द्रता। लेकिन आप लोग का पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा? बैरोमीटर तो वायुमंडल की दाब, तीनों अलग अलग। बैरोमीटर वायुमंडल की दाब, ठीक है। उसके बाद हाइग्रोमीटर वायुमंडल की आर्द्रता। अगर बात कर दिया जाए आप लोग का सिस्मोग्राफ तो भूकंपीय तीव्रता। क्लियर है। ये सभी समझना जो वायुमंडल संबंधित है। और टैकोमीटर वायुमंडलीय गति। ये हो गया दोस्तों। चलो देखो अब कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट और जान लो। हम इसको जानते हैं, इस फैग्नोमीटर का प्रयोग होता है धमनी में रुधिर का दाब, हमारे धमनी में जो ब्लड रहता है उसका दाब कितना हो गया है मापने के लिए हम लोग इस फैग्नोमीटर का प्रयोग करते हैं। वोल्टमीटर सभी जानते हो, दो बिंदुओं के मध्य कितना विभवांतर अर्थात बह रही है ना धारा, तो उसको मापने के लिए हम लोग वोल्टमीटर का प्रयोग करते हैं, दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर मापने के लिए। और वोल्टमीटर तो जानते ही हो, आवेश को मापने का यंत्र है। तो हमारे ऋण आवेश हो चाहे धन आवेश हो चाहे कितना है करके उसको मापने के लिए हमारा वोल्टमीटर करते हैं। वोल्टामीटर, वोल्टमीटर बोलेगा तो दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर वोल्टमीटर में, लेकिन वोल्टामीटर बोलेगा तो उसमें आ का मात्रा जोड़ देगा वोल्टा, ये वोल्ट है ये वोल्टा है। तो वोल्टामीटर का प्रयोग आवेश को मापने के यंत्र किया जाता है। आ लगा मतलब आवेश, वोल्टामीटर। क्लियर है। कंप्यूटेटर, ठीक है। कम्यूटेटर, कम्यूटेटर का प्रयोग हम लोग विद्युत प्रवाह की दिशा को बदलने वाला उपकरण, ठीक है। विद्युत प्रवाह जो होती है ना हमारा करंट, ठीक है। तो विद्युत प्रवाह की दिशा को बदलने वाला उपकरण जो एसी को जो डीसी में परिवर्तन करता है ना, एसी को डीसी या डीसी को एसी को, तो एसी को डीसी में बदलने वाला उपकरण क्या कहलाता है आप लोग का? कम्यूटेटर कहलाता है। कम्यूटेटर, कम्यूटेटर मतलब बदलना, करेंटों का इधर उधर बदलना कम्यूटेटर कहलाता है। क्लियर है दोस्तों। इस प्रकार समझना। अब देखते हैं कुछ इसमें का हम लोग आप लोगों को क्या देखेंगे, एमसीक्यू देखते हैं। आप लोग बताओ दोस्तों एमसीक्यू पता का कितना पता चल जाएगा। अभी मैं जितना पढ़ाया उससे से एमसीक्यू है आप लोग बताते चलिए। ठीक है। चलो तो पहला क्वेश्चन देखिए आप लोग, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश राशि नहीं है? सदिश राशि नहीं है मतलब अदिश की बात कर रहे हैं। तो बताओ सदिश राशि कौन नहीं है इसमें का, बताओ। चलो वेग तो हमारा आप लोग का क्या है भाई, सदिश राशि है। बताया था ना वीवीटी करके बताया था। ठीक है। बल भी हमारा सदिश राशि है, विस्थापन भी हमारा सदिश राशि है।
लेकिन आयतन, आयतन आप लोगों का दोस्तों अदिश राशि है। क्लियर है? क्या है? आयतन हमारा सदिश नहीं है। अरे सॉरी, हाँ ठीक, यही तो, ये हमारा अदिश राशि है। क्लियर, ठीक, ये अदिश। आप लोग का आयतन क्या है? एक प्रकार का अदिश राशि है। उस आर्द्रता को चाबी दो तो आर्द्रता में आ से आयतन, तो आ से हमारा क्या हो जाएगा? आयतन। आयतन हमारा क्या है? अदिश राशि है। बाकी विस्थापन, बल, वेग सभी क्या आप लोग का सदिश राशि है। इसमें नहीं है करके पूछा तो आयतन आप लोग का अदिश राशि है। ये अगला क्वेश्चन देखो, कार्य का मात्रक है। कार्य को बताओ दोस्तों, कार्य क्या मात्रक होता है? हम सभी जानते हैं। ऑप्शन है न्यूटन, जूल, डाइन या वाट। बताइए, इन चारों में से आप लोग का कार्य का मात्रक क्या होगा? तो याद रखना दोस्तों, कार्य का मात्रक हो जाएगा जूल। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? जूल। जूल आप लोगों का क्या हो जाएगा? कार्य का मात्रक हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन आप लोग का, निम्न में से शक्ति का मात्रक है। ऑप्शन दिया है आप लोग का ए बी सी डी। इन निम्न में से शक्ति का मात्रक बताइए। कार्य का मात्रक तो जूल हो गया, और शक्ति का मात्रक क्या होगा बताइए? शक्ति का मात्रक याद रखना दोस्तों आप लोग का न्यूटन होता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्या होता है? न्यूटन। आप लोग का शक्ति का मात्रक पूछेगा तो न्यूटन, और आप लोग का कार्य या ऊर्जा का पूछेगा तो जूल। क्लियर है दोस्तों? इतना याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, दाब की इकाई है। बताइए दोस्तों, न्यूटन मीटर या न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर या सभी? बताओ इनमें से ऑप्शन आप लोग कौन सा सही हो जाएगा? तो याद रखना दोस्तों, न्यूटन मीटर भी नहीं है, न्यूटन मीटर न्यूटन प्रति मीटर भी नहीं है, और सभी भी नहीं हो सकता है। ये नहीं हो हमारा। ठीक, क्या बचे आप लोग का? न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। न्यूटन प्रति वर्ग मीटर आप लोग क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन सी, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। ठीक है, ठीक है, सी याद रखना, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? वायुमंडलीय दाब की इकाई है। बताइए, जो वायुमंडल जो दाब है ना, दाब, उसकी कौन सी इकाई है? वायुमंडलीय दाब की इकाई जानो दोस्तों, ओम, जूल, बार, न्यूटन। इन चारों में से सही उत्तर बताइए। तो याद रखना दोस्तों, हमारा वायुमंडलीय दाब की इकाई आप लोग का बार होता है। बार क्या होता है? बार होता है। याद रखना, वायुमंडलीय दाब की इकाई बार होती है। ठीक है, जो मापते हो बार याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन दोस्तों आप लोग को ऊष्मा की इकाई नहीं है। ऊष्मा की इकाई नहीं है, तो बताओ दोस्तों इसमें ऊष्मा की इकाई नहीं है हमारा। कैलोरी, जूल, सेंटीग्रेड, अर्ग, इसमें से कौन ऐसा ऑप्शन है जो आप लोग का ऊष्मा की इकाई नहीं है? देखो दोस्तों, कैलोरी आप लोग का ऊष्मा की इकाई है, जूल भी ऊष्मा की इकाई है, आप लोग का सेंटीग्रेड नहीं है। अर्ग भी आप लोग का क्या है? इकाई है। अर्ग, ठीक है, अर्ग याद रखना। अर्ग, कैलोरी और जूल, अर्ग, कैलोरी और जूल तीनों के तीनों आप लोगों का हमारा क्या है? इकाई है ऊष्मा की, लेकिन सेंटीग्रेड नहीं। क्लियर है? नहीं, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर दोस्तों? सेंटीग्रेड। अब बात करते हैं हम लोग, एंगस्ट्रॉम इकाई है, तो किसका इकाई है? एंगस्ट्रॉम को बताना है। एंगस्ट्रॉम किसकी इकाई है? तो एंगस्ट्रॉम दोस्तों याद रखना आप लोगों का, ये तो ना आवृत्ति की इकाई नहीं हो सकता, ऊर्जा की भी नहीं है, नहीं बार की है, तीनों हो नहीं सकता। आप लोग को तरंग दैर्घ्य याद रखना, ऑप्शन डी तरंग दैर्घ्य। ऑप्शन डी तरंग दैर्घ्य का जो इकाई है आप लोग का एंगस्ट्रॉम है। क्लियर है? एंगस्ट्रॉम याद रखना, ऐसे रहता है एक ऊपर में से एंगस्ट्रॉम। क्लियर है? इसके बाद देखा जाए सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन, तो क्या सुमेलित नहीं है? देखिए, क्या सुमेलित नहीं है बताइए। तो याद रखना, देखिए दाब, दाब का हमारा पास्कल है। ठीक है दोस्तों, दाब पास्कल का तो जुड़ी है ना, दाब का मात्रक पास्कल है ही। लेंस की क्षमता हम किससे मापते हैं? डायोप्टर से ही मापते हैं। लेंस की क्षमता ये भी सही है। आप लोग ऊष्मा, ऊष्मा का मात्रक हम जानते हैं जूल ही है। ठीक है, जूल से मापते हैं। उसके बाद देखा जाए रेडियो एक्टिव पदार्थ की एक सक्रियता, रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता क्या क्यूरी से मापा जाता है? ये तो मैडम क्यूरी का नाम है, गलत। इसको हम लोग बेकुरल, ठीक है, इसका बेकुरल है बहुत, क्या हो जाएगा? बेकुरल हो जाएगा। ये रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता बेकुरल से किया जाता है, मापा जाता है। बेकुरल शब्द याद रखना। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसमें का सही हो जाएगा,
यही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है, ये हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों का, अब रसायन विज्ञान के बारे में देखते हैं। जितना मैं कराया सब फिजिक्स के बारे में था, जो एक चैप्टर था आप लोग का मापन और मात्रक, उसमें से एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा दोस्तों। जितना मापन और मात्रक बता रहा हो तो मापने की बात किया जाएगा, तो मापने की बात किया जाए तो मात्रक से ही तो आएगा ना। इसीलिए मापन मात्रक में उतना क्वेश्चन, फिजिक्स में उतना को देख ही लेना। अब हम लोग आते हैं, आगे बढ़ते हैं, रसायन से देखते हैं। रसायन से देखो दोस्तों, सबसे पहले कुछ चीज़ बताता हूँ मैं। सबसे पहले देख रहे हैं पदार्थ का परमाणुविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया था करके पूछा जाता है। तो सर्वप्रथम आप लोग को सर जॉन डाल्टन ने दिया था। सर जॉन डाल्टन ने पदार्थ का परमाणुविक सिद्धांत सर्वप्रथम दिया था। क्लियर है। बाकी खोज को सभी जानते हो, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया था। ठीक है, और इसका प्रयोग हमारा कैथोड किरण में किया गया था, प्रयोग 1897 में। तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने प्रयोग 1897 में किया था आप लोगों का कैथोड के किरण में। ठीक है। न्यूट्रॉन की खोज याद रखना, न्यूट्रॉन की खोज चेडविक याद रखना, न्यू चड्डी याद रखना आप लोग, है ना। तो न्यूट्रॉन से न्यू, जेड से चेडविक, चड्डी से, तो न्यूट्रॉन की खोज चेडविक ने किया था। कब किया था? 1932 से याद रखना। 1932 में न्यूट्रॉन ने, है ना, मतलब न्यूट्रॉन की खोज चेडविक ने किया था 1932 में। क्लियर है दोस्तों। अब देखा जाए प्रोटॉन की खोज, प्रोटॉन की खोज हम सभी जानते हैं रदरफोर्ड ने किया था। ठीक है। इसके साथी व्यक्ति कौन था? गोल्डस्टीन, याद रखना। 1886 में गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड दोनों ने एक दूसरे के मदद सहयोग से किया था। क्लियर है। इसके बाद याद रखना अगला पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन को याद रखना दोस्तों आप लोग का 1932 में एंडरसन ने खोजिया था। ठीक है, एंडरसन ने, इसका एंडरसन ने दोस्तों 1932 से पॉजिट्रॉन का। मेसान का खोज किसने किया करके पूछा था? युकावा अलग से और याद रख सकते हैं। क्लियर है। अब देखो अगला क्वेश्चन, परमाणु नाभिक के अवयव प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। इस बात का याद रखना, परमाणु जो हमारा नाभिक है ना, नाभिक, परमाणु नाभिक के अवयव, तो परमाणु के जो अंदर हमारा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मुख्य होता है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन याद रखना आप लोग, ये परमाणु नाभिक के अवयव होते हैं। क्लियर है दोस्तों। अगला देखिए, कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या। हम जानते हैं जब क्वांटम संख्या निकालते हैं तो क्वांटम संख्या में प्रमुख हमारे कोष की संख्या निकालने के लिए विभिन्न का हम लोग नियम का प्रयोग करते हैं। जैसे पाउली का पॉइजन नियम का सिद्धांत का हम लोग क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। ठीक, उससे पूछा जाता है मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगंशीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या, स्पिन क्वांटम जो रहता है ना, सभी में आप लोग का किस प्रकार का प्रयोग किया जाता है, कौन कौन से कोष में, एन में, एल में क्या क्या आता करके पूछा जाता है। तो याद रखना हमारा के एलिमेंट ये प्रमुख आप लोग क्वांटम संख्या निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है। जिसकी के का आप लोग का अधिकतम संख्या होता है आप लोग का इलेक्ट्रॉनों की संख्या कोष की 2, एल का 8, एम का 18 और एन का 32। के एलिमेंट याद रखना, के एलिमेंट 2, 8, 18, 32 इस शब्दों को याद रखना आपको। क्लियर है। इसके बाद एक और क्वेश्चन याद रखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हीलियम के नाभिक में क्या क्या होता है? तो हीलियम के नाभिक की बात कर रहा हूँ मैं, हीलियम की। तो हीलियम के नाभिक में याद रखना 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होता है। 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन हीलियम के नाभिक में होता है दोस्तों। 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। क्लियर। चलो आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होती है। ठीक है, अर्थात किसके नियम से हम लोग भरते हैं? ठीक है, कोष को, परमाणु में कक्षा को भरते हैं। बताइए परमाणु भरने का नियम, तो कौन से नियम से अधिकतर भरते हैं दोस्तों? बताओ आप लोग। तो याद रखना आप लोग, हम लोग अब्बाउ के नियम सिद्धांत से भरते हैं। अब्बाउ के सिद्धांत सभी कहा रहा होगा। अब्बाउ का 2, 8, 18, 32 SPDF है ना, SPDF 2, 8, 18, 32 के एलिमेंट वाला से वही है अब्बाउ सिद्धांत, याद रखना ऑप्शन सी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, आणविक संरचना के बारे में कौन सा कथन सत्य है? आणविक संरचना, अणु वाली संरचना। तो आणविक संरचना के बारे में याद रखना दोस्तों आप लोग। देखो पहला क्या बोल रहे, क्वेश्चन को समझिए, गहराई से समझिए। न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन नाभिक में होते हैं तथा प्रोटॉन नाभिक के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। क्या ये सही है? बिल्कुल गलत है। इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन जो है नाभिक में तो होते जरूर है, मतलब न्यूट्रॉन प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन नहीं। ठीक है, नाभिक में होता है लेकिन उसके प्रोटॉन के इर्द गिर्द नहीं घूमता। बात करते हैं दूसरा ऑप्शन की, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन सभी नाभिक में होता है। क्या होता है? क्या सभी नाभिक में? नहीं होता है दोस्तों, नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होता है। अगर देखा जाए
प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन नाभिक में होता है क्या? सही है। तो जो हमारा नाभिक के अंदर केवल आप लोग का प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही होता है, इलेक्ट्रॉन नहीं होता, वो तो बाहर में चक्कर लगाते रहता है। ठीक है, तो प्रोटॉन और तथा न्यूट्रॉन नाभिक में होता है तथा इलेक्ट्रॉन नाभिक के इर्द गिर्द घूमते रहता है, यही चक्कर लगाते रहता है। इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं ऋण आवेश धन आवेश लेने के लिए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन याद रखना चक्कर लगाते रहता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी आप लोग का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन नाभिक में होते हैं तथा इलेक्ट्रॉन नाभिक के इर्द गिर्द चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। अणु परमाणु कण नहीं। ठीक है, अर्थात अणु परमाणु का कण कौन सा नहीं है? देखिए, हम सभी जानते हैं अणु परमाणु अर्थात न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, तीनों हमारा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एक अणु परमाणु का कण है, लेकिन मेसान आप लोग का नहीं है दोस्तों। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए, एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित भाग कहलाता है। तो धनावेशित भाग क्या कहलाता है बताइए? वो कहलाता है दोस्तों आप लोगों का नाभिक। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्लियर है? तो एक परमाणु के केंद्र का आवेशित भाग कहलाता है नाभिक, कहलाता है नाभिक। अगला क्वेश्चन है, जिस तत्व के परमाणु में से 2p, 2n, 2e अर्थात 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो तो उस ताप की द्रव्यमान की संख्या कितनी होगी बताइए? तो याद रखना दोस्तों ऑप्शन बी 4 होगा, 4, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन, 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन रहेंगे, मतलब समझ जाना 4 होगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा बायोलॉजी का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग बायोलॉजी का, देखते हैं आप लोग का जीव विज्ञान का देखते हैं। ठीक है, जीव विज्ञान के अंतर्गत आप लोग का विभिन्न MCQ देखेंगे, जिसमें आप लोग का टॉपिक रहेगा कोशिका और तथा ऊतक। कोशिका और ऊतक से बनने वाले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले देखना कोशिका की खोज। कोशिका की खोज आप लोग का रॉबर्ट हुक ने किया था। सबसे छोटी कोशिका किस में पाई जाती है? तो आप लोग का माइकोप्लाज्मा। सबसे बड़ी आप लोग का कोशिका आप लोग का शुतुरमुर्ग के अंडे में। ठीक है, ये सभी आप लोग को देख लेना दोस्तों। ठीक है, ये और आप लोग का कोशिका के केंद्र की खोज किसने किया था करके पूछा जाता है, तो रॉबर्ट ब्राउन। ये इंपॉर्टेंट है सभी हमारा कोशिका के बारे में। इससे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और देख लेते हैं। ठीक है, जीवाणुओं का आनुवंशिक पदार्थ किसमें पाया जाता है? तो जीवाणुओं का जो आनुवंशिक है ना, जिसमें जनन करते हैं हम लोग, प्रजनन होता है, तो उसमें पदार्थ कौन से अंग में पाया जाता है? कौन से कोशिकांग में? तो देखो, केंद्र में पाया जाता है क्या? नहीं। कोशिका द्रव्य में पाया जाता है क्या? बिल्कुल पाया जाता है। राइबोसोम में नहीं पाया जाता और नहीं पाया जाता है। तो ऑप्शन बी याद रखना आप लोग, कोशिका द्रव्य में जीवाणुओं का आनुवंशिक पदार्थ भरा होता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा कोशिकांग जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है? तो इसमें से ऐसा कौन सा कोशिका अंग है, ऐसा कौन सा कोशिका अंग है जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाया जाता? सबसे पहले प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक समझना पड़ेगा। ठीक है, प्रोकैरियोटिक मतलब पुराने समय का, जिसमें केवल एक कोशिकीय जीव आते हैं और बाकी जीव जंतु, पेड़ पौधे, इसमें बहुत सारे बहुकोशिकीय जीव आते हैं। तो ये इसमें क्या पूछा है, निम्न में से कौन सा कोशिकांग जो प्रोकैरियोटिक कोशिकांग में नहीं पाया जाता है? ठीक है, तो देखिए दोस्तों आप लोग का राइबोसोम बिल्कुल नहीं पाया जाता, सभी में तो हो गए नहीं, प्लाज्मा झिल्ली में भी नहीं पाया जाता है। ठीक है, लेकिन सूत्रकणिका जो होता है, सूत्रकणिका मान लो माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो याद रखना जो कोशिका का पावर हाउस होता है ना, माइटोकॉन्ड्रिया में आप लोगों का ये कोशिकांग जो है प्रोकैरियोटिक कोशिकांग में नहीं पाया जाता। क्लियर दोस्तों? राइबोसोम में पाया जाता है और आप लोग का प्लाज्मा झिल्ली में भी पाया जाता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं पाया जाता। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सूत्रकणिका माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन क्या है, कौन सा जीवित ऊतक उच्च वर्गीय पौधों में जैव पोषक वाहक का कार्य करती है? जैव पोषक वाहक का कार्य करती है। ठीक है, क्या इसमें करता है? देखिए दोस्तों आप लोग, है ना, फ्लोएम, कार्टेक्स, जाइलम या एपिडर्मिस। ठीक है, तो याद रखें दोस्तों, फ्लोएम जो है हमारा, ये जैव पोषक अर्थात खाने पीने इधर उधर का क्या करता है, संवहन करता है दोस्तों। क्लियर है? याद करना, तो फ्लोएम याद रखना, जो उच्च वर्गीय पौधों में विभिन्न प्रकार के जो अच्छा क्वालिटी के आप लोग के पौधे रहते हैं, उसमें जैव पोषक का पदार्थ कराता है
फ्लोएम, एक होता है जाइलम, एक होता है फ्लोएम। तो फ्लोएम याद रखना, फ्लोएम है जो उच्च वर्गीय पौधों में जैव पोषक पदार्थ का कार्य करता है, वाहक का, ठीक है, वाहक का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन याद रखना दोस्तों, पौधों में फ्लोएम मुख्यतः उत्तरदायी है। तो जो फ्लोएम का क्या कार्य होता है दोस्तों पौधों में, ठीक है। तो याद रखना जो फ्लोएम है, फ्लोएम है दोस्तों आहार का वहन के लिए महत्वपूर्ण होता है, उसका खाना पीना आहार का, ठीक है, फ्लोएम। तो फ्लोएम याद रखना आहार वहन के लिए क्या होता है, विभिन्न उत्तरदायी होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, संयोजी ऊतक नहीं है, बताइए नहीं है की बात कर रहे हैं, इसमें से ऐसा कौन सा अंग है, ठीक है, तो कौन सा पदार्थ है जो हमारा संयोजी ऊतक में नहीं, संयोजी ऊतक नहीं होता है। हमारा ना बहुत प्रकार के ऐसे ऊतक होते हैं जिसमें कि एक ऊतक संयोजी ऊतक होता है, तो संयोजी ऊतक नहीं है करके पूछा जा रहा है। तो इसमें से बताओ कौन सा संयोजी ऊतक नहीं है। कंट्रा संयोजी ऊतक है क्या, बिल्कुल बिल्कुल है। चिकनी पेशी है क्या, नहीं है। ये चिकनी जो पेशी होती है ये आप लोगों का ऊतक नहीं है, संयोजी ऊतक नहीं है, ठीक है। उपास्थि एक संयोजी ऊतक है ना, अर्थात हमारा कंडरा भी एक संयोजी ऊतक है और उपास्थि भी एक संयोजी ऊतक है। लेकिन अगर बात करते हैं हम आप लोग का चिकनी पेशी की, ये चिकनी पेशी वो संयोजी ऊतक नहीं है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा दोस्तों। क्लियर है। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, और बस इतना ही क्वेश्चन था, ठीक है। इतना जितना क्वेश्चन मैं कराया दोस्तों, हमारे ये पहला टॉपिक है आप लोग का, फिजिक्स का करा दिया, केमिस्ट्री का भी करा दिया और आप लोग का बायोलॉजी का भी करा दिया, तीनों का मैं करा दिया, जो कि हमारे एग्ज़ाम में जितना इंपॉर्टेंट था। तो पहला चैप्टर कराया हुआ, ये पार्ट 1 है। ये डेली जब तक आप लोग का एग्ज़ाम नहीं हो जाएगा, जब तक आप लोग का सिलेबस कवर नहीं हो जाएगा, तब तक मैं MCQ लाता रहूँगा। और रही बात छत्तीसगढ़ की, छत्तीसगढ़ का मैं अलग से MCQ लाऊंगा। और यदि मेरे वीडियो नहीं देखोगे छत्तीसगढ़ का, तो जिला परिदर्शन को पूरा देख लेना, जनजातीय उसमें देख लेना, और बहुत सारे MCQ मैं लाऊंगा, उसको भी देख लेना, ठीक है। तो चलो हम मिलते हैं दोस्तों फिर अगले वीडियो में। तो अगले वीडियो का वेट करिए, फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए विदा लेना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।